सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करना चाहूँगा जीएसटीएस की टीम का, मनीष सर का, नवल सर का, जिन्होंने मुझे सबसे पहले जीएसटीएस के बारे में बताया और मुझे कहा कि मतलब तो मुझे भी ये ज्वाइन करना चाहिए। मैं स्पेशल थैंक्स प्रोफेसर विंध्यवासिनी सर का भी करूँगा, पांडे सर का, जो हमारी ही हमारी यूनिवर्सिटी से हैं, मेरे कॉलेज से हैं, मतलब जिस कॉलेज से मैं पढ़ा लिखा, और आज वो हमारे चीफ गेस्ट हैं। मेरा नाम उत्कर्ष कपूर है, मेरा जन्म गया शहर में हुआ, बिहार में। मैंने अपनी ग्रेजुएशन की पढ़ाई शहीद भगत सिंह सांध्य महाविद्यालय से की। मैंने अपनी पूरी पढ़ाई अभी 2024 में कंप्लीट करी है। और आज का मेरा जो टॉपिक है वो है हाईलाइटिंग द मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर एंड इट्स डायरेक्ट कंसिक्वेंसेस इन द हिमालयास। सो हिमालयास, हम हिमालय की बात कर रहे हैं, जिनका व्याख्यान मतलब पुराणों में है, वेदों में है, हर जगह पे है। तो हिमालय क्या है, सबसे पहले तो मैं वो आपको बताना चाहूंगा। सो हिमालयास आर मेजेस्टिक माउंटेन्स रेंज. It is one of the youngest fold mountain range on Earth. It is spread across 6 countries, 5 countries mainly: Pakistan, China, India, Bhutan, Nepal, and some parts of Myanmar also it covers. So, speaking about Himalayas, I mean, why it is necessary? Why Himalayas are necessary? So, Himalayas are necessary because we called it third pole because it is having the largest amount of glaciers outside the poles. That means हिमालयास जो है वो 10 ऐसी महानदियों को फीड करती हैं जो अरबों करोड़ों लोगों की जीवन रेखा है, ये नदियां। अगर हम मेरे टॉक के ऑब्जेक्टिव के बारे में बात करें तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव मेरा ये है टू मेक पीपल अंडरस्टैंड that how fragile the Himalayan ecosystem and why do we need to protect it at all cost. Second, to make people aware of the rapid melting of glacier and how it's threatening the life of millions of people living the downstreams. Also, the Himalayas are a global asset, impacting the weather patterns, biodiversity, and water resources found far beyond their immediate region. Protecting them contributes of global environmental stability, sustainable development goals. Apart from their geographical significance, the Himalayas are deeply intertwined with the cultural and agricultural practices of the region. That means that Himalayas are not only geographically important, culturally इसका importance भी बहुत ज़्यादा है। अगर हम बात करें cultural significance के हिमालय की, can you change the slide? Thank you. तो हिमालय की कल्चरल सिग्निफिकेंस की बात करें तो चाहे वो हिंदुइज्म हो, बुद्धिज्म हो, सिखिज्म हो, सबके हिसाब से हिमालय जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने यहाँ पर 4 अलग-अलग रिलीजियस प्लेसेस की फोटोज दिखाई हैं। पहला यमुनोत्री है, दूसरा गंगोत्री, तीसरा की गोंगपा जिसे की मॉनेस्ट्री के नाम से भी जानते हैं, और चौथा श्री हेमकुंड साहिब। ये हिमालय की कुछ ऐसी साइट्स हैं जो रिलीजियसली बहुत ज्यादा रिलीजियस इंपॉर्टेंस इनका बहुत ज्यादा है। प्लस ग्लेशियर से भी इनका एक मैं कहूँ डायरेक्ट मतलब ये है रिलेशन है। कैसे? गंगोत्री वो जगह है जहां से गंगा निकलती है, यमुनोत्री वो जगह है जहां से यमुना निकलती है, हेमकुंड साहिब जो लेक है वो ग्लेशियर लेक है, जिसके साथ ही जो है हेमकुंड गुरुद्वारे है, हेमकुंड साहिब गुरुद्वारे है, और की गोंगपा जो है वो स्पीति नदी के किनारे बसा हुआ है। हिमालय को हम क्रेडल ऑफ बुद्धिज्म भी कहते हैं क्योंकि बुद्धिस्ट रिलीजन के काफी सारे जो सेक्ट्स हैं वो हिमालय में ही अलग अलग जगहों पर डेवलप हुए। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो हिमालय जो है, ठीक है, हजारों सालों से हिमालय में लोग रह रहे हैं। For thousands of years, people are living in the mountains. But as we know that the global temperature is increasing with an unprecedented rate, a fear above these mountains are looming. The jewels of Himalayas are disappearing. That means the glaciers of Himalayas are melting, and with a very increasing rate. Talking about the data, जो ग्लोबल टेम्परेचर जो है वो जहां 1.1 डिग्री के दर से बढ़ रहा है, वहीं हिमालय में जो टेम्परेचर है वो 1.6 डिग्री के दर से बढ़ रहा है। तो हम देख सकते हैं कि जो ग्लोबल एवरेज टेम्परेचर इंक्रीज है वो हिमालय में कई ज्यादा है, अगर इस चीज को हम देखें तो। और अगर इसरो की स्टडीज को हम देखें तो 75,779 स्क्वायर किलोमीटर जो एरिया है हिमालय का, ठीक है, हिमालय, ट्रांस हिमालय और काराकोरम को अगर मैं तीनों को इंक्लूड करूं तो 75,779 स्क्वायर किलोमीटर का जो एरिया है वो ग्लेशियर से कवर्ड है, ठीक है। और पिछले कुछ डेकेड्स में ये जो ग्लेशियर लेक्स जो हैं इन एरियाज में, खास करके हिमालय में और वर्ल्ड वाइड, वो 50% इंक्रीज हुआ है, वॉल्यूम में भी, एरिया में भी और नंबर्स में भी। चूंकि मैं ग्लेशियर लेक्स के बारे में आगे बात करूंगा तो मैं पहले बताना चाहूंगा कि ग्लेशियर लेक होता क्या है और ये बनता कैसे है, ठीक है। सो
as we all know that the glaciers are heavy ice bodies. I mean, the glaciers are heavy ice bodies. So glaciers move due to their weight. They move downhill, and when they move downhill, they create depression over the surface of Earth. Over the period of time, when when the glacier melts down, the depression get filled by water and the rain, and as a result, the glacial lakes are formed. सो ग्लेशियल लेक्स ऐसे बनते हैं। प्लस मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि जो ग्लेशियल लेक्स हैं वो भी 3 तरीके के होते हैं, मेनली 3 तरीके के होते हैं। पहला जो है वो मोरेन डैम ग्लेशियल लेक है, दूसरा आइस डैम ग्लेशियल लेक और तीसरा जो है बेडरॉक डैम ग्लेशियल लेक। इनका कैटेगराइजेशन किया गया है कि आखिर इनका जो बांध है, ग्लेशियल लेक्स का जो बांध है वो किस पे है। तो इन 3 प्रकार के जो ग्लेशियल लेक्स है उसमें सबसे ज्यादा जो खतरनाक ग्लेशियल लेक है वो है मोरेन डैम ग्लेशियल लेक। और अगर हम हिमालय की बात करें तो हिमालय में आज करीबन 4,950 ग्लेशियल लेक्स हैं, जो पिछले कई सालों में जिनकी संख्या बढ़ी है। पहले ये थे 4,549 थे ये लेक्स, अभी 8.8% की इसमें बढ़ोतरी हुई है, आज हैं 4,950 लेक्स। अगर एरिया की बात करें तो पहले 398.9 स्क्वायर किलोमीटर एरिया ये कवर करते थे, आज 455.3 स्क्वायर किलोमीटर एरिया ये कवर कर रहे हैं। अगर इन 4,500 ग्लेशियल लेक्स की बात करें तो उसमें 1,650 ग्लेशियल लेक्स जो हैं, ओवर 1,650 ग्लेशियल लेक्स आर विथ अ साइज ऑफ मोर देन 0.02 किलोमीटर स्क्वायर, एंड इट इज कंसिडर्ड टू बी ग्रेट साइज इन टर्म्स ऑफ हिमालयाज। और ऐसे जो लेक्स हैं उनको मार्क किया गया है कि वो ग्लेशियल लेक आउटबस्ट हॉटस्पॉट का एक कारण बन सकते हैं। अगर मैं इन 1650 ग्लेशियल लेक्स की पोजीशन की बात करूं और इनकी अगर मैं कैटेगराइजेशन की बात करूं तो 2007 जो है वो 207 जो है वो वेरी हैजार्ड लेक्स की कैटेगरीज में आते हैं, 345 हाई हैजार्ड लेक्स की कैटेगरी में आते हैं, 405 सच लेक्स मीडियम हैजार्ड लेक की कैटेगरी में आते हैं, और 267 जो है वो वेरी लो हैजार्ड कैटेगरी में आते हैं। मैंने मैप के जरिए, चूंकि मैं ज्योग्राफी का स्टूडेंट हूं, मैंने मैप के जरिए इन लेक्स की पोजीशनिंग दिखाने की कोशिश करी है। यहाँ आपके सामने ये मैप है जो शो कर रहा है कि इन ग्लेशियर लेक की जो पोजीशन है वो क्या क्या है हिमालय में और कहाँ कहाँ पे है। सर नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अगर मैं ये स्पेशियल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करूं ग्लेशियल लेक्स की, तो जो ग्लेशियल लेक्स हैं, ठीक है, वो इवनली डिवाइडेड नहीं है। कहने का मतलब कि हिमालय को 13 कैटेगरीज में, मतलब उनके बेसिन के हिसाब से 13 कैटेगरी पे डिवाइड किया गया है, और ये ग्लेशियल लेक्स जो है हर बेसिन में अलग अलग नंबर्स में प्रेजेंट हैं। सबसे ज्यादा जो ग्लेशियल लेक्स प्रेजेंट हैं वो जो है वो सप्तकोशी बेसिन में है, यानी जो बेसिन 6 है उसमें प्रेजेंट है। दुनिया के हिंदुस्तान के साथ या हिमालय के साथ सबसे जो हाई रिस्क ग्लेशियल लेक्स हैं, वेरी हाई हैजार्ड ग्लेशियल लेक्स जो हैं वो सप्तकोशी बेसिन में ही प्रेजेंट हैं। ये सबसे ज्यादा ये एक अलार्मिंग चीज क्यों है, तो मैं ये बताना चाहूंगा क्योंकि जो सप्तकोशी बेसिन है, ये पहली बात तो बहुत ज्यादा पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन डेंसिटी यहाँ की काफी हाई है, करीबन 4 करोड़ लोग जो है सप्तकोशी बेसिन में रहते हैं। हम जानते हैं कि हर साल बिहार में कोसी जो है वो बाढ़ लाती है, सौर ऑफ बिहार भी कहते हैं कोसी को, और ऐसे 7 लेक्स जो हैं जो ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट का कारण बन सकते हैं, ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड का कारण बन सकते हैं, वो इस बेसिन में प्रेजेंट है। तो वो एक काफी खतरे की बात है हमारे लिए। इसके अलावा मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि हिमालय में जो ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट है, जिसे हम ग्लॉफ कहते हैं, उसकी घटनाएं कोई ये नॉर्मल घटनाएं के तौर पर ऐसा नहीं है कि देखा जाता हो। 1900 से लेकर के अभी तक अगर देखा जाए तो करीबन 100 घटनाएं जो हैं ग्लॉफ की वो हुई हैं पूरे बेसिन में, पूरे हिमालय में 100 घटनाएं हुई हैं। और उसमें सबसे ज्यादा जो भयावह घटना थी वो केदारनाथ त्रासदी के तौर पर हम उसे जानते हैं, 2013 में हुई थी, 16 जून 2013 को, जब चोराबारी ग्लेशियल लेक जो है, जो केदारनाथ के ठीक ऊपर है, उसमें हेवी रेनफॉल या क्लाउड बर्स्ट के कारण, ठीक है, ये बाढ़ आया, जिसके कारण 6,000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई और इंफ्रास्ट्रक्चर को काफी ज्यादा नुकसान हुआ। केदारनाथ वैली है जो पूरी तरीके से तबाह हो गई। सिर्फ जान का ही नुकसान नहीं हुआ, काफी प्रॉपर्टी का भी नुकसान हुआ, इंफ्रास्ट्रक्चर का भी नुकसान हुआ। और जो सबसे रिसेंट ग्लॉफ इंसिडेंट है, जिसके बारे में मैं अभी थोड़ा ब्रीफली बताऊंगा, क्योंकि वो एज अ केस स्टडी भी मैंने उस चीज को किया है। हमारा डिपार्टमेंट जो है वो सिक्किम गया था अभी डिजास्टर मैनेजमेंट बेस्ड प्रोजेक्ट वर्क के तहत,
तो उसके बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा। तो जो वो सबसे रिसेंट ग्लोफ इंसिडेंट भी है सिक्किम का। सर नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। साउथ लोनाक लेक बर्स्ट 2023 में ही अक्टूबर के महीने में 3 और 4 अक्टूबर के दरमियान, रात के दरमियान, ये ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड आया। साउथ लोनाक लेक जो कि लाचिंग जो कि नॉर्थ सिक्किम में है, वो धीरे धीरे बारिश के कारण, पहली बात तो वो एक मोरेन डैम लेक था और बारिश के कारण उस लेक के पानी में काफी ज्यादा बढ़ोतरी आई। अगर आप मैप को देख सकते हैं तो मैप में आप खास करके इस चीज को देखिएगा कि कैसे 17 सितंबर को लेक का जो अप्रोक्सीमेट साइज था वो 162.7 हेक्टेयर्स था, जो कि आगे जाके 167.4 हेक्टेयर हो गया 28 सितंबर को, करीबन 11 दिन के बाद। फिर अगर हम देखें तो ठीक एग्जैक्ट बाद ग्लॉफ के बाद जो है वो लेक का साइज कैसे एकदम 100 हेक्टेयर्स कम हो गया। लास्ट जो ये इमेजरी है, सैटेलाइट इमेजरी है, उसमें हम देख सकते हैं कि 60.3 हेक्टेयर्स अप्रोक्सीमेट जो साइज है वो मतलब लेक का हम देख सकते हैं। तो ये एक बहुत ही भयानक ग्लॉफ इंसिडेंट था, लेकिन जान की मतलब जान की क्षति के हिसाब से देखें तो यहाँ पर करीबन 95 लोगों की जान गई। लेकिन प्रॉपर्टी के हिसाब से देखें, प्रॉपर्टी और इंफ्रास्ट्रक्चर के हिसाब से देखें तो इसमें मतलब हजारों करोड़ों का नुकसान हुआ। सबसे पहले तो ये कि जो 13,000 करोड़ से भी ज्यादा का जो सिक्किम तीस्ता 3 का जो डैम प्रोजेक्ट था, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट था, वो तबाह हो गया पूरी तरीके से। आपके सामने कुछ फोटोज हैं जो हमारे द्वारा ही खींची गई थी। उसमें आप एक बहुत बड़ा सा पत्थर आके देख सकते हैं कैसे वो टकराया हुआ है डैम से, जिसने डैम को पूरी तरीके से तबाह कर दिया, जिसके कारण जो वैली में नीचे और भी फ्लैश फ्लड्स आए। करीबन 33 ब्रिजेस जो हैं नॉर्थ सिक्किम में वो कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड हो गए। 2002 घर जो है वो या तो पूरी तरीके से नष्ट हो गए या फिर पार्शली उनमें दरारें आ गई या रहने लायक वो नहीं बचे। NH10 जो नॉर्थ सिक्किम को कनेक्ट करता है बाकी सिक्किम के भाग से, वो पूरी तरीके से तबाह हो गया। और इसके अलावा देखा जाए तो सेना को भी काफी नुकसान हुआ, क्योंकि उस एरिया में सेना का काफी ज्यादा प्रेजेंस है, इंडियन आर्मी का, ITBP का बहुत ज्यादा प्रेजेंस है। और ये भी मैं बताना चाहूंगा कि ये ITBP थी जिसके कारण जो है जान का नुकसान कम हो सका, क्योंकि उन्होंने टाइम पे रिस्पॉन्ड किया। 11th ITBP बटालियन जो है वहाँ सिक्किम में चुंगथांग में पोस्टेड है, वो रैपिड रिस्पॉन्स टीम के तौर पर उन्होंने काम किया और काफी लोगों को बचाया अलार्म वार्निंग मिलते ही। इसके अलावा मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि हिमालय में पिछले 50 साल से अगर बाकी माउंटेन रेंजेस की बात करें तो हिमालय जो है वहां पे पॉपुलेशन एक्सप्लोजन भी काफी हुआ है। कहने का मतलब पिछले 50 साल में करीब 250 गुना ज्यादा पॉपुलेशन बढ़ चुकी है। 19.9 मिलियन से बढ़ करके आज पॉपुलेशन वहां 52.8 मिलियन पीपल की है। पिछले 50 साल में 32 मिलियन लोगों का इजाफा हुआ है हिमालय में। तो ये पॉपुलेशन जो है वो जो बढ़ रही है, उससे एक तो ये कि पॉपुलेशन जैसे जैसे इंक्रीज कर रही है, लोगों की डिमांड्स बढ़ रही है, घरों की डिमांड्स बढ़ रही है, एग्रीकल्चर की डिमांड्स बढ़ रही है, जिसके कारण हिमालय में रैपिड डिफॉरेस्टेशन हो रहा है। आपके सामने जो नीचे जो एक मैप है उसमें रेट ऑफ डिफॉरेस्टेशन दिखाया गया है, जो नेपाल में 0.6% है, भूटान में 0.5% है, चाइना में 1.3% है और वहीं इंडिया में 1.6% है, जो कि काफी ज्यादा है अगर हम इस चीज को देखें तो। इसके अलावा अगर हम बात करें कि आखिर जो ग्लॉफ का जो इंसिडेंट है, जो कि मतलब धीरे धीरे आगे के आने वाले वर्षों में वो और बढ़ेगा ही, क्योंकि मैं अभी एक डेटा देख रहा था, उसमें देखा मैंने पढ़ा कि हिमाचल में मतलब पिछले 50 साल में जितने ग्लोफ मतलब ये क्लाउड बस्ट हुए हैं, उसका कंपैरिजन अगर हम पिछले 10 साल से करें तो वो काफी ज्यादा है। अभी 2023 में 53 क्लाउड बस्ट रिकॉर्ड हुए हैं हिमाचल में। अभी पिछले हफ्ते ही मनाली के पास एक क्लाउड बस्ट हुआ है, जिसके कारण काफी ज्यादा बोल्डर्स जो है वो NH पे आ चुके हैं, नेशनल हाईवे पर आ चुके हैं, जिसके कारण से वहाँ आवाजाही काफी प्रभावित हो चुकी है। NDMA जो कि नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है, जो हर तरीके से की आपदा से भारत को बचाने की जिसकी मुहिम रही है, उसने कुछ गाइडलाइंस दिए हैं जो जिसका हम इस्तेमाल करके ग्लॉफ को हम ये रोक सकते हैं। रोक अगर नहीं भी सकते हैं तो कम से कम उसमें हम एक ज़्यादा बेटर तरीके से हम उसमें अपना काम कर सकते हैं, जिसके कारण उसे बचाए मतलब जो जान माल की जो क्षतिपूर्ति है उसे कम किया जा सके। सबसे पहला है कि जो पोटेंशियली डेंजरस लेक्स हैं उनको हम सैटेलाइट्स के थ्रू ये कर सकें। सैटेलाइट्स के थ्रू हम
आइडेंटिफाई कर सके। जैसा कि हमने पहले भी मैंने बताया कि हमने आइडेंटिफाई कर रखे हैं जो सबसे ज़्यादा पोटेंशियली हाई रिस्क वाले जो लेक्स हैं, उनको हमने आइडेंटिफाई कर रखा है। प्लस हम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर सकते हैं। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके हम इन लेक्स को मतलब इनके पानी को हम पंप आउट कर सकते हैं, ताकि जैसे बारिश मानसून से पहले अगर हम इनके जो एक्सेस वाटर है इसको हम पहले अगर पंप आउट कर दें तो एक तो है कि खतरा कम हो जाएगा इससे उन लेक्स के टूटने का। प्लस हम इनके जो मोरेन डैम हैं इनको हम थोड़ा स्ट्रेंथन कर सकते हैं, जिसके कारण जो है वो बाढ़ का खतरा वो और कम हो सके। फिर हम एक कॉम्प्रिहेंसिव अलार्म सिस्टम डेवलप कर सकते हैं। सिक्किम में जो है एक कॉम्प्रिहेंसिव अलार्म सिस्टम वहाँ आईटीबीपी ने डेवलप कर रखा था, जिसके कारण उनको 1 घंटे के अंदर ही ये सूचना मिल गई कि यहाँ फ्लैश फ्लड आने वाले हैं, और उन्होंने जो निचले इलाके थे उनसे लोगों को खाली करवा लिया। उसके अलावा ये है जो है कि हम जो लोकल मैन पावर है उसको हम ट्रेन कर सकें, ताकि हम उनसे उनकी मदद ले सकें, उनकी मदद कर सकें, और ऐसे सिचुएशन में काफ़ी ज़्यादा हम ये अच्छे से काम कर सकें। सिक्किम में भी जैसे ही ये जो फ्लैश फ्लड्स थे जिसके कारण डैम टूटा, जिसके कारण ब्रिजेस वॉश आउट हुए, तो लोकल पीपल के मदद से ही आईटीबीपी ने लोकल टेक्नोलॉजी के हिसाब से उन्होंने वहाँ पे ब्रिजेस बनाए, जिसके कारण से जो लोगों हैं जो लोग थे जो चुंगथांग में फंसे हुए थे उनको निकाला गया। तो ये काफ़ी मदद किया उन्होंने। अगर मैं कंक्लूड करूं इस चीज को, तो मैं इस चीज से मतलब ये बोलकर कंक्लूड करूंगा, द मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर्स इन द हिमालयन रीजन्स हैज प्रोफाउंड एंड फार रीचिंग consequences. As the glaciers retreat, the immediate effects include water resource availability for millions of people who rely on glacial meltwater. This diminished water supply can lead to water shortage and increased competition for resources impacting agriculture and food security. जो हिमालय है उसके जो रिवर्स हैं वो सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंडिया में ही बहते हैं, वो पाकिस्तान से भी हैं। हमारे इंडस नदी ट्रीटी जो है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, अगर ग्लेशियर जो है वो मेल्ट डाउन हो गए तो एक तो इंडिया अपनी ही जरूरतें पूरी नहीं कर पाएगा, तो फिर पाकिस्तान को पानी कैसे दे पाएगा। तो वो भी एक खतरा है जो बढ़ रहा है। दूसरा ये है कि हम जब तक इंटरनेशनली हम कोऑपरेट ना करें, चूंकि हिमालय जो है वो 5 अलग अलग कंट्रियों में फैले हुए हैं, अगर हम आपस में कोऑर्डिनेशन ना रखें तो हम इसको कंजर्व नहीं कर सकते, बचा नहीं सकते। इसके अलावा बायोडाइवर्सिटी के हिसाब से भी देखें तो वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हिमालय जो है वो बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है। एडिशनली द लॉस ऑफ ग्लेशियल मास अफेक्ट्स लोकल वेदर पैटर्न्स एंड क्लाइमेट पोटेंशियली अल्टरिंग the monsoon cycles, landscapes also impact biodiversities as species that depend on cold temperatures environments may struggle to survive. For example, Himalayan snow leopards हो गए या Himalayan alpine musk हो गया, जो कोल्ड इन्वायरमेंट में रहने के आदी हैं, तो उनकी पॉपुलेशन पे सिग्निफिकेंट जो है वो इम्पैक्ट पड़ सकता है। ओवरऑल द मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर्स, हिमालयन ग्लेशियर अंडरस्कोर द अर्जेंट नीड फॉर ग्लोबल क्लाइमेट एक्शन and local adaptation strategies to mitigate these impacts and protect vulnerable communities and ecosystem. इसके अलावा मैं बताना चाहूँगा कि पिछले 2 साल में मुझे 6 बार हिमालय के अलग पहाड़ों को देखने का सौभाग्य मिला। 2 बार अपने प्रोफेसर्स के साथ, एक बार हिमाचल में हमारे प्रोफेसर हमें लेकर गए थे और एक बार अभी सिक्किम लेकर गए। उसके अलावा मैं 4 बार खुद से भी गया। मैंने देखा कि आखिर जब भी मैं गया तो मैंने वहाँ के प्रॉब्लम्स देखे कि क्या है। एक तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि हिमालय के जो स्प्रिंग्स हैं, जिनको हम धारा कहते हैं या गदेरा कहते हैं, वो सूख रहे हैं, जिसके कारण जो गर्मियों के टाइम में है लोगों को काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रही हैं। मतलब वाटर स्कैरसिटी काफ़ी ज़्यादा है, उनको पीने का पानी नहीं मिल पा रहा है। तो ये चीज़ें जो हैं इन्हें हम जब तक साथ आकर के हम ना इस पे वर्क करें, इन्हें हम नहीं दूर कर सकते इन प्रॉब्लम्स को। तो बस यही मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा, और हमारे जो चीफ गेस्ट हैं उनको मैं सुनना चाहूँगा कि आखिर उनकी प्रतिक्रिया क्या है इस पे। धन्यवाद सर। थैंक यू सो मच उत्कर्ष, आपका टॉपिक काफी अच्छा था। ऑल्दो 20 मिनट्स में सम अप हुआ, बट यू नो जो थोरो नॉलेज थी इट वाज वेरी फैक्चुअल, एविडेंस बेस्ड था, काफी ज्यादा अपने सारे अपने एस्पेक्ट्स को कवर अप किए। एंड क्योंकि मैं खुद उत्तराखंड से हूँ, आई हैव बीन यू नो क्वाइट ये टॉपिक काफी ज्यादा यू नो फ्रीक्वेंटली एसोसिएट कर पाते हैं बहुत रिसेंटली। आपने फॉर इंस्टेंस आपने जो केदारनाथ वाला जो आपने इंसिडेंट मेंशन किया, आई थिंक कहीं ना कहीं ऐसे जो यू नो नेचर के खिलाफ जो ये सब एक्टिविटीज हो रही है, ये हम तभी रोक पाएंगे अगर हम सारे एस्पेक्ट्स को ध्यान रखें, कल्चरल, साइंटिफिक, एनवायरमेंटल, ऑल फैक्टर्स। क्योंकि जस्ट यू नो आई टेक अ मिनट और सो, जैसे इनफैक्ट
केदारनाथ वाली जो त्रासदी हुई थी उसमें जो कहते हैं उत्तराखंड की जो लोकल देवी है धारी देवी, उनका स्टैच्यू उस दिन हाइडल पावर प्रोजेक्ट के चलते वहां से अपनी पोजीशन से हटाया गया एंड उसी शाम को तो उसी शाम को बाढ़ आई। जो तो लोग कहते हैं कि वहां से वो गार्जियन डेटी मानी जाती है उत्तराखंड की एंड उनका अपनी पोजीशन से हटाया जाना वाज द रीजन बिहाइंड यू नो दैट outburst of clouds. So कहीं ना कहीं आपका जो टॉपिक था it also included all those aspects, चाहे वो कल्चरल सिग्निफिकेंस हो हिमालयाज की या फिर साइंटिफिक जो एक रैशनल है। तो आई थिंक आपका टॉपिक वाज वेरी वेल बैलेंस्ड एंड वेल आर्टिकुलेटेड एंड आई एम वेरी मच श्योर कि जो हमारे सारे स्पीकर्स हैं दे मस्ट हैव यू नो एनरिच्ड देयर ब्रेन्स विथ योर टॉक। क्योंकि आज हमारे साथ एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट ऑफ ऑनर है, आई वुड लाइक टू अपोलोजाइज कि हम आज क्वेश्चन एंड आंसर सेशन नहीं ले पाएंगे बिकॉज वी वुड लाइक टू हियर मोर ऑफ सर्स रिमार्क्स ऑन इट। बट वन क्वेश्चन जो हम अपने सारे स्पीकर्स से पूछते हैं, हम आपसे भी पूछेंगे उत्कर्ष की व्हाट वाज योर एक्सपीरियंस विद जीएसटीएस, आपकी जर्नी के बारे में बताइए ताकि और लोग भी मोटिवेट हो ये प्लेटफॉर्म एंड रिसर्च को ज्वाइन करने के लिए। थैंक यू समृद्धि। मैं ये कहना चाहूंगा कि जीएसटीएस ने मतलब मैं पहली बार ऐसे प्रेजेंटेशन दे रहा हूँ जहाँ पर इतने सारे नॉलेजेबल लोग हैं और मेरे लिए काफी गर्व की बात है कि मैं एक प्लेटफॉर्म शेयर कर पा रहा हूँ सेंटर ऑफ हिमालयन स्टडीज के डायरेक्टर के साथ, पांडे सर के साथ, जो कि मेरे कॉलेज से भी हैं और मेरे जो जितने प्रोफेसर जिन्होंने ज्वाइन किया, नवल सर, एस के बंदूनी सर, जिन्होंने हिमालय पर खुद जाकर के काफी काम किया है, तो ये मेरे लिए काफी गौरव की बात है। थैंक यू जीएसटीएस। और मैं जब इस प्रेजेंटेशन की तैयारी कर रहा था तो मैंने कुछ चीजें मुझे पता थी, मतलब 20% चीजें मुझे पता थी, 80% चीजें जो है वो मैंने सीखा जब मैं अलग अलग आर्टिकल्स पढ़ रहा था, अलग अलग चीजों को पढ़ रहा था, जब मैं रिसर्च कर रहा था तो मैंने देखा कि अच्छा ऐसा भी है जो जिसके बारे में मुझे नहीं पता था, जिसके बारे में मुझे पता चला। मैं जैसे एक फॉर एग्जांपल मुझे ये नहीं पता था कि जो गंगोत्री ग्लेशियर है वो सेकंड लार्जेस्ट ग्लेशियर है इंडिया का। लार्जेस्ट ग्लेशियर सियाचिन ग्लेशियर है वो मुझे पता था, लेकिन जब मैं पढ़ रहा था तो मैंने देखा कि सेकंड लार्जेस्ट जो है वो गंगोत्री ग्लेशियर है। और भी कई सारी ऐसी चीजें हैं जो फैक्ट्स हैं जो मुझे पता चले, जो आगे जाकर के मुझे हेल्प करेंगे। तो उस चीज के लिए मैं जीएसटीएस का धन्यवाद करना चाहूंगा। थैंक यू। Thank you so much, Utkarsh, and it was a pleasure to have a knowledgeable and research-oriented scholar with us. And हम चाहेंगे कि आप अपनी research continue रखें and you come up with a more advanced level of same research paper in the upcoming versions of GSTS. So thank you so much. So as we all know, the guest of honor for today's session, Professor Vindhyavasini Pandey, is a specialist of natural resource management, environmental hazards and disasters, mountain ecology, climate change, and therefore we believe that it is quite important to grasp the insights of the problem that have been discussed today by him, along with a thorough guidance to get out of the impending doom on all the humans. Therefore, after this wonderful session by our speaker, the GSTS fraternity would again like to extend an invitation to Professor Pandey to kindly enlighten us with his outlook on the topic, along with some suggestions for the speaker and his thoughts about the platform. So over to you. Thank you, समृद्धि. Thank you, बेटा. और उत्कर्ष ने तो बड़ा अच्छा काम किया. अभी सच यंग कॉलेज पास आउट बच्चे ने अपने विजिट पर और इतना अच्छा इसका इन्वेंटरी प्रस्तुत किया. That's really wonderful and I do appreciate, congratulate उत्कर्ष. अभी क्या कर रहे हो उत्कर्ष? What are you doing right now? सर अभी तो मतलब अगले साल मैं कोशिश करूंगा कि मैं डीएससी में एडमिशन ले सकूं. इस बार मतलब तैयारी सही नहीं थी मेरी थोड़ी. तुम्हारा मतलब बीए कॉलेज से अभी मतलब इसी साल हुआ है? सर इसी साल हुआ है, 2024 में ही. वंडरफुल. तो उत्कर्ष के पीछे शहीद भगत सिंह इवनिंग कॉलेज में 2 युग पुरुष हैं जो हिमालय के बारे में सभी बच्चों को बताते हैं. और उन्हीं 2 युग पुरुषों ने मुझे भी बनारस में, तो गंगा के किनारे, बनारस के किनारे प्लेन वाला इंसान था, लेकिन अपने साथ रखते इन लोगों ने मुझे भी आधा गढ़वाली बना दिया. तो इसका सारा श्रेय प्रोफेसर वीएस नेगी या प्रोफेसर एस के बंदूनी साहब को जाता है. हर साल बंदूनी सर, नेगी सर बच्चों को लेकर के 1 बार 2 बार 3 बार, 3 मतलब एक ऐसा अनोखा कॉलेज है जहां पर मनीष जी
साल में 3-3 ट्रिप हिमालय पर ले जाते हैं. So this was the interest of the Utkarsh while going again and again on the Himalaya, that you are definitely looking, have a lot of observations, and then you feel it. Then you feel it. And so many things discussed by Utkarsh. I would like to take it away as a common topic regarding the Himalaya, and whether there are the schools which have been divided, whether the climate change impact is going on the Himalaya, or it's only the hue and cry, it's the mythical presentation, or some economic groupism of the European nations or the Western world. There are so many thoughts coming up in the market, and a lot of hue and cry is going on. Even, we have Professor Milap Punia in Jawaharlal Nehru University, who claims that there is no change in the glacier and the Himalaya. But practically, if you visit on the Himalaya, practically if you visit the people living on the Himalaya, then you will realize that what actual changes is going on. So in this regard, I'd like to share. Is it visible? Yes, sir, it is. Okay. So causes and consequences of climate change in Himalaya, a geographical perspective. Whether the climate change is going on or it is a mere misinterpretation. So all we will go through detail today. But first of all, we must learn. So these are the topics which I will discuss with you: the evidences of the climate change, the impact of the climate change, and then ecological restorations. So Himalaya, क्या लिखा है, कोई पढ़ के बताए? Can anyone read? Causes and consequences of climate change in Himalaya, a geographical perspective. अभी क्या है स्क्रीन पर? सर मेरी स्क्रीन पे यही शो कर रहा है सर, यही स्लाइड, फर्स्ट स्लाइड. फर्स्ट स्लाइड. मूव नहीं कर रहा है क्या बेटा? नो सर.
Sir, yes, sir. Now this is visible. Yes, sir. It is like moving, rolling out. Yes, sir. Yes, sir. अब क्या Yes, लिखा है? Third थर्ड pole. पोल Yes. Why it is called third pole? सर, क्योंकि हिमालय में ही जो है ग्लेशियर, मतलब नॉर्थ पोल और साउथ पोल के बाद सबसे ज्यादा ग्लेशियर्स हैं, इसलिए इसको थर्ड पोल कहते हैं हम। The question है, which is the largest mountain in the world? द लार्जेस्ट माउंटेन्स और द हाईएस्ट माउंटेन सर? Largest mountain. Rocky, I think Rocky is South Africa, South America में. No, no. Largest mountain is Andes Mountain. Sorry, the Rocky Mountain in North America. In area, the total area, the largest mountain in the world is Rocky Mountain in North America. And the longest mountain in the world सर is आई Andes बिलीव Mountain. एंडीज Andes माउंटेन, Mountain. साउथ अमेरिका। Yes, South America. But these mountains are not called as third pole. It is the Himalaya. It's called as third pole. Yes, definitely. Because it is the highest mountain and covering the largest number of glaciers, extending almost 9 countries, passing through look at the Google image, they taken in 2017 from Afghanistan, Pakistan, China, Tibet, India, then Nepal, Bhutan, then Bangladesh, that part of the Myanmar, all that, these countries is spreading over, making the Himalayan syntax. And nowhere in the world any mountain has such a large amount of glacier like Himalaya. So after the third pole, means after the North Pole and South Pole, means Arctic Pole and Antarctic Pole, Himalayas are treated as third pole. And this is because it's large number of glaciers. Even today, as per the NASA report and the Indian Meteorological Department report, even today we have more than 12,000 glaciers crossing over the Hindu Kush Himalayan region. And one more term, अब इसको जरा पढ़ो, क्या लिखा है? सर ह्यूमन इक्वेटर। अब नाउ एक दूसरा टर्म आ गया, पहला आपने पढ़ा द थर्ड पोल और दूसरा पढ़ा आपने ह्यूमन इक्वेटर। सो व्हाई इट इज कॉल्ड ह्यूमन इक्वेटर? हिमालय। अभी उत्कर्ष ने बहुत अच्छी बात बताया था, the rivers draining out from Himalaya is not draining only in India. The rivers, it is the only mountain in the world which is mid-continental mountain. Mid-continental mountain. The rest of all the mountains in the world are marginal mountains. Means if you see the North America lies on the west coast of the North America, the Rocky Mountain. Andes also lying on the west coast of the South America. Great Dividing Range lying on the east coast of Australia. Alps lying the southern part of Europe. But it is the Himalaya which is located in the mid part of the continent. And you can see the north, there's a foreland in the north, there's a foreland in the south, there's a foreland in the east, there's a foreland in the west. Hence, all these glaciers passing through the stage of ablation, melting the ice, and draining out thousands and thousands of the rivers in 360-degree direction as a centrifugal pattern. Centrifugal pattern. If you look, rivers are draining in the northwest like Sardaria, Amudarya, in the north, river Tarim, then coming to the east, Wanghe, Yangtze-kiang, Sekong, Mekong, then the south, the Salween, Chindwin, Irrawaddy,
then the Sangpo system, Brahmaputra, then Ganga system in the south, and finally the Indus system in the west, including all the tributaries and panel rivers. So all these rivers are draining out in all the 360-degree direction, draining out and sustaining the human civilization. Exactly 50.9% of the world population survive living in the river basins which coming from the Himalaya. Hence, the best example of the highland-lowland interaction. Resources of the highland, livelihood in the lowland. Exactly 51%, almost 51% human population surviving due to the rivers draining out, getting the water, fresh water from the Himalaya. Therefore, Himalaya called as human equator. It divides world, the population into two parts. So half of the population surviving due to the rivers coming from the Himalaya. Rest of the half surviving with other mountains in the world. So it is called human equator. And also, it is biodiversity hotspot. Friends, it's really surprising, and for kind information, I would like to tell you that the kind of biodiversity you can find on the latitudinal biodiversity, moving from equator to the pole, means moving from the Republic of Congo, Republic of Zaire, to the Russia, Siberia, to the northern part of Greenland, to the northern part of Canada. Friends, all these kind of climate, all these kind of flora, all these kinds of fauna are found alone on the Himalaya. It represents both the latitudinal diversity as well as altitudinal climatic diversity. Hence, that makes it the richest biodiversity in the world. And if you visit on the Himalaya, you will feel, you will experience that all kinds of ecosystem you can find on the Himalaya. If you go to the Chandratal, the number of lakes, come to the bank of the lakes, you feel that you are the sea coast. You appear like a marine ecosystem. We go to the Leh Ladakh desert, you'll find that you are moving in the desert, the desert ecosystem. Come to the Manali town, Simla Ridge, we'll feel the urban ecosystem. We come to the dense forest of Uttarakhand, Himachal Pradesh, we'll find the forest ecosystem. So, all kinds of ecosystem services are found in the Himalaya. So it is the abode of the biodiversity, having biodiversity hotspot. And according to the Zoological Survey of India, there are more than 37,000 faunal species found on the Himalaya. Friends, nowhere in the world have such rich biodiversity. 37,000 faunal species alone are found on the Himalaya. It is the richest biogeographic region of India as well as in the world. You can find, even in the Leh Ladakh, it's a desert area. If you go and find there's such a big biodiversity there. And number of national parks and wildlife sanctuaries, they are found in the Leh Ladakh region. Now I'll take you the length and width of the Himalaya. Those who have visited from Shivalik to Shivalaya, beginning for us, when you go to the Haridwar, we'll see the foothills of the Himalaya. Then keep on going more than 450 kilometers north from the Haridwar. Then you find the Kailash, Shivalaya. Similarly, coming from Thang to Tawang. Thang, the westernmost village of India, I know Tawang in Arunachal Pradesh. And you will covering these foothills of the lower Shivalik, upper Shivalik, Himachal Himalaya, that is also called Middle Himalaya or Lesser Himalaya. Then the Greater Himalaya, also called Himadri Himalaya.
then Trans-Himalaya covering Jaskar, Ladakh, and Karakoram. Now, as Utkarsh has discussed that climate change, climate variability, causes and consequences. Friends, there are climate change and also there are climatic variability. So anyone who have any doubt regarding the climate change and the climate variability, let me tell you, these two terms are used, they are not synonyms, they have different meaning. As Himalayas are suffering both the climate change, also climate variability. So when the phenomena of the temperature rainfall, the regime of the temperature rainfall, the spatial extent of the temperature and rainfall keep on changing, it is called variability. And if this changing is keep on going beyond the threshold of 30 years, 30 years, जब पूरे 30 साल तक ये वेरिएबिलिटी होता रहता है and goes beyond 30 years, then it is called as climate change. So variability becomes change. So the between the climate change and the climate variability, the threshold is 30 years data. Now, who is the causing the causes of the climate change? Friends, you see, it is visible. Can you see the photograph? Yes, sir. And have a look. Have a look at this photograph and find the extent and the magnitude of the construction in the bottom of the valley. And because this is the river valley, the people are constructing the house in the bottom of the valley. This is river Alaknanda. And the Kirtinagar, Srinagar, Chauras, Sri, and all the localities are visible in this map. And these are the changes which appeared over the last 2 decades only. And the basic reason is that people know the construction in the bottom of the valley is very dangerous. That may be cloudburst, and all these houses will be flash flood due to cloudburst. But still people are forced to move near and near to the river because the settlements which were on the top of the hill, they have completely lost their source of water, that is called spring, पंधेरा. हर गांव का पंधेरा होता है. Every village has पंधेरा. Entire village livelihood depends on that fresh water coming from the spring. And that spring has dried up. This is the best example of the climate change. The small glaciers, the medium glaciers which were found in the middle Himalaya completely vanished. And ultimately after 5 years, 10 years, these sources of the springs completely now dried up. These people are forced to move from top of the hill to the bottom of the valley. Similarly, these process of urbanization supported by tourism, tourism-based urbanization, infrastructure, globalization, all these are factors are responsible for this climate change. And the climate change is responsible for the climate refugee migration. So there are cumulative effects going on. And the another photograph, I hope, can you identify this photograph? कहाँ का photograph है ये? सर शायद जोशीमठ है, शायद. जोशीमठ नहीं है बेटा. ओके. जोशीमठ नहीं, ये देखो, ये माल रोड का चर्च है. ओके, यस सर. ये शिमला का है. ये शिमला का है.
जरा इमेजिन करो, हम सभी साथियों से बोलना चाहते हैं, इमेजिन करो जब ब्रिटिशर्स ने शिमला में इंडिया का समर कैपिटल स्टैब्लिश किया, दैट टाइम शिमला वाज लस एंड ग्रीन फॉरेस्ट। तो कितना सुंदर रहा होगा कि उनको अट्रैक्ट किया होगा, यहाँ पर समर कैपिटल ऑफ इंडिया शुड बी established, and they established summer capital of India in Shimla. And now look there, lush and green forest have disappeared. जहां तक नजर जाएगी, छोटा शिमला, बड़ा शिमला, ऊपरी शिमला, निचली शिमला, my God, it extended, and you can see only the concrete and the concrete. What would be the impact of the albedo going back? The emissions of the greenhouse gases changing the macroclimatic conditions of the Himalaya. And the third photograph, एक ये भी पहचानो कहाँ का है? सर ये लद्दाख का है, लेह का है। ये लेह का है, बिल्कुल। कैसे पहचाना? सर देखा है सर, लेह। देखा, यहाँ ये देखो, एक भी घास तिनका कुछ नहीं है, पहाड़ भी नंगे हैं। There is no plant, no trees. It is a desert, cold desert of India. लेकिन इस कोल्ड डेजर्ट में भी अब जो नया लेह बन रहा है उसका फोटो लास्ट में दिखाऊंगा, देन यू कैन इमेजिन। इस फोटोग्राफ को now keep in mind, then I'll show you another photograph at the last slide. So these tourism-based urbanization changing the climate variability, climate change, and climate change making the climate refugee. So I have supported two kinds of my hypothesis and tested the objective. One by the empirical data, by the Indian Meteorological Department, IMD data, scientific data. And other one is the qualitative data by the discussion visit in the field with the discussions among the elderly people. And you can see the trend of the annual rainfall, mean annual rainfall after 1994-95. You can see the maximum, minimum, average. All kinds of precipitation is declining. This is the data of the 40 years, 1978 to 2018, and see how the precipitation is declining on one hand, and see the temperature. Temperature is rising on the other hand. This green color is the temperature, and see after 94-95, the line of temperature, average temperature is rising and has gone up. And this pink color is the precipitation, and the average precipitation is declining continuously. And now at the end of 2018, you can see the gap between the declining of the precipitation and rising of the temperature. Friends, this is the scientific evidence, data from the Indian Meteorological Department. And this is the data, the part of the PhD work of Mr. Himanshu Mishra. And the data showing clearly the rise of the temperature, fall of the precipitation, the climate change. And the second one is that you can find the field investigation, the historical prognostication. 1930s, when the British citizen John Bannon, who brought the apple orchard in Himachal Pradesh, and started first apple orchard in Mandi district of Himachal Pradesh at an elevation of 1500 meters. After 50 years in 1980s, the apple orchard shifted from Mandi to Kullu, and from 1500 meters to 2000 meters. 1500 meters to 2000 meters. And then finally, in 2020, the shifting cultivation, the shifting of the apple orchard has shifted from 2,000 to 2,600 meters. And shifted from the lower part of Kullu to the upper part of Kullu. This kind of change you can find, the shifting from the last 90 years, 1930 to 2020, the ultimate increase of elevation of 1,100 meters. This is the shift of the apple orchards. And now in 24, in the last 4 years,
Apple orchard shifted to the Solang Valley at the height of 2,800 meters in the Solang village. Similarly, the villages which were self-sustained like Vasisht, Chadiari, Burua, Kulang, Manalsu, Chichoga, Gosal, these were the very rich villages having their own source of spring, perennial spring, and now all the villages have lost their spring. Now they're based on the supply of the tap water. Similarly, Professor S.K. Manduni first time is taken in 1991-92 in the Upuri Ramoli, Tiri Garhwal, Nainital, Almora, Garhwal region, where villages were very prosperous, their own water spring. And when the last visit with Professor Manduni to Upuri Ramoli, so most of these villages have lost their springs. They're forced to migrate. And these, changing the climate condition, shifting of the tree line, creating challenge to the livelihood. Jal, Jungle and Jameen, they are the three resources which are the local people survive. And recession of the forest ascending the tree line. Somewhere in Uttarakhand, particularly Garhwal region, there is no recession of the forest, or the forests are increasing because of humans have migrated. Hundreds and hundreds of villages in Garhwal have become abandoned villages. No one living there. So forest is increasing. But some other areas in Himachal Pradesh or Kumaon region of Uttarakhand, there is still recession of forest is going on. Similarly, in the northeastern, where there's shifting cultivation, there's a massive deforestation is going on. Now, Banduni sir को छोड़ करके, can anyone identify this tree? ये किस चीज का वृक्ष है? ध्यान से देखकर बताओ, कोई बताए, पत्ता देखो, इस पत्ते को देखकर बताओ कौन सा पेड़ है ये? मेरी आवाज आ रही है? यस सर, आ रही है। इस पेड़ को पहचाने, सबको चैलेंज है। इस पेड़ को जो पहचान लेगा, प्रोफेसर मनीष उनको गिफ्ट हैम्पर देंगे आज। मनीष जी। Yes, sir. Definitely, sir. Definitely, sir. Apple. इस पेड़ को जो पहचान लेगा, उसको आपको बड़ा गिफ्ट हैम्पर देना है आज। Yes, sir. Yes, sir. बंदूनी जी को छोड़ करके कोई पहचान पाया? चलो टाइम नहीं है, कोई बात नहीं। मनीष जी का गिफ्ट हैम्पर बच गया। ये देखो, ध्यान से देखो, ये कोई पेड़ नहीं है, आपकी गलती नहीं, आप नहीं पहचान पा रहे क्योंकि पेड़ है ही नहीं। नीचे देखो जूता पहना हुआ है, नीचे देखो जूता पहना हुआ है। यस सर। So is a person carrying fodder for his animals like this. Yes sir. So this is the livelihood, this kind of livelihood in the mountain area where people go to the forest for the fodder and fuel, and they travel even more than 10 kilometers in a day, one way, traveling 20 kilometers for the collection of fodder and fuel. And see, this team is ready. After the breakfast, their family members, their animals, themselves, now they are ready to move to the forest for the collection of fodder and fuel. कोई बताएगा कि ये झुंड में क्यों जाते हैं, अकेले अकेले क्यों नहीं जाते? सर ताकि जो गुलदार हैं या पहाड़ी जानवर हैं, yes, very good. Animals, forest animals, yeah, good. Now, reducing the pastoral and reducing the livelihood options and sustainability in the mountain region. So due to the land use, land cover change, the nomadic herders like Gaddis, they are traveling even more than 50 kilometers more distance over the last 50 years. और आपको पता होगा बच्चों, यही नोमैडिक हर्डर्स हैं जिन्होंने भारत सरकार को, इंडियन आर्मी को बताया कि कारगिल पर पाकिस्तानी लोग आ गए हैं। यही नोमैडिक हर्डर्स हैं जो पिछले महीने में
लास्ट मंथ में, पिछले महीने में चाइनीज को मारकर भगा दिया बॉर्डर से। तो ओवरऑल पिछले 50 साल में दे हैव the distance traveled for grazing in the summer and winter camps have increased almost more than 50 kilometers. And now we need the resilience, the sub-initiatives. So we need the initiatives, ecosystem restoration is going on for environmental, social, and economic. All the three parameters, and the watershed management and springside management. These are the initiatives, local initiatives for ecological restoration and re-strengthening the mountain ecosystem through new initiatives of local indigenous knowledge. Friends, जो local indigenous knowledge है, यही mountain को बचाएगा. And this is going on. I have some example. So saving the land, water, and the forest, jal, jungle, and jameen. We have certain examples. प्रोफेसर बंदूरी साहब का धन्यवाद, जिन्होंने मुझे, नेगी साहब ने सच्चिदानंद भारती जी से मिलवाया। अभी भगत सिंह के जरूर बच्चे गए होंगे उफरे खाल में इन्होंने जंगल लगाया, और नाउ कॉल्ड भागीरथ ऑफ मॉडर्न इंडिया। इन्होंने एक नया गाड गंगा नदी जो सूख गई थी, नदी को पुनर्जन्म किया। नाउ द उफरे खाल विलेज चेंजिंग टू प्रॉस्पेरिटी। सिमिलरली चौधरी जगत सिंह जंगली साहब सोल्जर थे, एक आर्मी थे। आर्मी इन्होंने छोड़ करके इन्होंने जंगल लगाया, और आज इनका जो गांव, इनका जो जंगल है, इस पर रिसर्च हो रहा है। हमारा भी एक रिसर्च स्कॉलर सुमन सौरभ ने इन पर एमए डिजर्टेशन किया था कोटमल्ला विलेज पर, जंगली जीक पर। एंड नाउ ही हैज इंट्रोड्यूस्ड द कांसेप्ट ऑफ द फॉरेस्ट एग्रो। और इसीलिए एचएनबी गढ़वाल यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी में ऑनररी प्रोफेसर का इनको मानद उपाधि दिया गया। इन्वायरमेंटल साइंस में इन्होंने किया। सिमिलरली नॉर्फल वांगचुक सबसे पहले फयांग विलेज में उस टेस्ट किया था। उसके बाद सोनम वांगचुक का नाम सुना होगा आप लोगों ने। सोनम वांगचुक ने देन स्टार्टेड आइस स्तूपा, कॉन्सेप्ट ऑफ द आइस स्तूपा। नीचे घाटी में लगभग 1 या 2 डिग्री टेम्परेचर है, पानी इंडस नदी का बह रहा है। सो they pump out the water from the river Indus to the upper altitude to the pipe, and the upper altitude during winter season temperature is -10, -15, -20 degrees Celsius. As soon as water comes out from the pipe, it immediately frosts, and they develop thousands and thousands of the ice stupa that is called artificial glacier. During summer season, these glaciers melt and supply water to the household, also for the agriculture. This way, there is changing. And the TSDC project in Uttarakhand, where they have given the Professor Negi, Professor Banduni sir, Professor Kaushal Sharma, we have all Delhi University Geography Department teachers, we had visited TSDC project, and that project started the support of the Chalkhal project, with the construction of the pits, and these pits are filled up with water after the monsoon, and then the pits construction to the contour wise, arresting the water at source, and then rejuvenating the rivers, springs, recharging the underground water, and the villages which are dried up now getting water. So this kind of schemes are going on, and has become the public movement, and also going up to the education, awareness, policies, legislation. All this way, people are from education to community engaged in the ecological restoration through the local initiatives, women empowerment. All these things are bringing the smiles on the faces. Now, the community skill development program, the rhododendron flowers were not commercialized, but now it is commercialized. In Uttarakhand, the people are now changing the juice of the rhododendrons and selling out globally.
So income is coming, the smile coming on the faces. And similarly now, look this photograph. This is the new Leh. Right from the airport, Baluka airport se lekar ke, pure the new Leh has come up with the help of Ice Stupa, and see how lush and green city emerging in the desert of Leh Ladakh. This is Leh, new Leh. You have seen the photograph of the old Leh. Now see the new Leh. No doubt, I'm not supporting the tourism, uncontrolled tourism. Tourism must be there for economic prosperity, but it must be controlled. It must be controlled. So the Ladakh government, Union Territory, coming out with the planning to control the tourism development so that ecosystem may not be degraded through the tourism. So all these positive impacts will reduce the illness of the negative impacts. With this hope, I would like to thank you so much. Whenever you go to the Himalaya, think to save the Himalaya. Thank you so much. Thank you so much, sir, for your I think your pictures and your in-depth analysis जो top का था आपका, like location पे जाके, you know, you have done a lot of work with you and your team and all the students. So I think काफी commendable है ये, and it's a pleasure. It's our utmost pleasure to have an intellectual asset like you for this session जहाँ पे हमने Himalayan region और glaciers के बारे में इतनी बात करी. So thank you so much, sir, for all your efforts, and I am very much sure कि उत्कर्ष को भी काफी सारी new knowledge and, you know, areas to work upon मिले होंगे. And again, sir, thank you so much on behalf of the team for sharing your valuable time with all of us. समृद्धि, हमारे बीच में डॉक्टर नवल सिंह नजर आ रहे हैं. नवल जी भी काफी हिमालय पर बच्चों को लेकर गए हैं, खासकर TSDC प्रोजेक्ट में भी काफी हमारे साथ रहे हैं. वेलकम नवल जी. और नेक्स्ट मनीष जी, नेक्स्ट लेक्चर नवल जी का, बंदोनी सर का, और एक नेगी जी का है, टेरा डिडाटिका ऑफ द हिमालय. बड़ा अच्छा वेस्टर्न हिमालय पर उनका प्रेजेंटेशन है. दैट विल बी डेफिनेटली very good and interesting. Thank you. Yes, sir. Sir, wait for 5 minutes. We'll just wind up, sir. Yes, Samriddhi. Yes, sir. So thank you so much for your wonderful insights. And on behalf of the team, I would also like to extend a heartfelt thanks to Professor Naval, Professor Rajni, Professor K. Baduni, Professor Negi, and all the, you know, teachers who have been associated with this domain and जिन्होंने अपने contributions इस field को दिए हैं. And we'll be looking forward to having more such conversations with you all in the upcoming sessions of GSTS. So without any further ado, हम further proceedings में जाएंगे. And for introducing you all to the speaker of the next Sunday, I would now like to invite Ms. Sunita to briefly introduce her topic, which is that on history of Indo-Pak conflicts and its impact on Kashmir. So, Ms. Sunita, the stage is yours. Please introduce. Okay. Good evening, everyone. Go ahead. Sunita, go ahead. Okay. So myself, Sunita, and currently I'm in 3rd year pursuing BA program, History as my major and Sociology as minor from Shyama Prasad Mukherjee College, University of Delhi. And my topic will be the history of Indo-Pak conflict on Kashmir. So the very first reason behind opting this topic was that my keen interest for modern Indian history, and also it will provide insight over the international relation subject and border security disputes. So it will be helpful and interesting for those who have keen interest in international relations. And secondly, as we know that today is an era of international building and of maintaining international relations, and India is making strategies to strengthen its international presence. But as we know that Pakistan poses great threat to its national security and integrity. Also, the problem mainly lies in the focal point of contention, which is Kashmir.
So this presentation will aim to highlight the Indian perspective on the Kashmir issue and its historical background. So तो मैं आशा करती हूँ कि आप सब अगले हफ्ते ज्वाइन करेंगे मेरी प्रेजेंटेशन को. Thank you. Thank you so much, Sunita, and we are also looking forward to listen to your remarks and your insights on the topic. And therefore, I would like to extend an invitation to all of you to please be a part of the upcoming, talk by Ms. Sunita. And now, since we have come to the conclusion of the session, I would now like to hand over the stage to Dr. Manish Karnwal. So, sir, over to you. Thank you, Samriddhi. I know that we are already getting late, but it's a really a wonderful session by two of young scholars, I mean to say, and really it's wonderful, Utkarsh, you have started your knowledge and the way Professor Vindhyavasini sir has given us a wonderful idea, though we are not having this idea much before, but this is really a very good idea that one young scholar and one established scholar, we go side by side, and definitely got so many new ideas about the Himalayas. And definitely I also got so many ideas of the Himalayas, and from your college, Shahid Bhagat Singh College, I'm very thankful to Naval sir. Naval sir also a like constant support of this forum, GSTS, and obvious everybody is talking about Professor S.K. Badoni sir. So why not we hear a little bit because we are getting late, but it's a really wonderful that Utkarsh also, Nawaz sir also mentioned the S.K. Badoni sir, and Professor Vindhyavasini sir also mentioned sir. So sir, अगर आप यहाँ पे हैं तो उत्कर्ष को आशीर्वाद दे सकते हैं सर. नहीं, यहीं पर हूँ, आपको सुन रहा हूँ. थैंक यू, सबको सुना है. थैंक यू सर. उत्कर्ष बहुत अच्छा बेटा, ट्राई करो उत्कर्ष, अपना एडमिशन लो एमए में. ओके सर. Yes. बहुत बहुत बधाई. So again, now I'm wrapping this session. Thank you to all my graduate, postgraduate, MPhil and PhD students, and especially the faculty members that joined. And sir, this is a continuously we are doing since 2021, 7 February 2021, and every time we are coming with the new ideas. This time the Himalaya, next time is the Pakistan. So thank you very much all. We are getting late, so thank you sir. And Naval sir, Professor Vindhyavasini, Aditya, thank you.